टेल मी आपकी बॉडी में रेनिन का सिक्रेशन कब होता है? व्हेन यू विल फाइंड द रेनिन विल कम इनटू पिक्चर, कब रेनिन आके अपना काम करना चालू करेगा? सो टू आंसर दिस यू हैव टू रेज योर हैंड. सो या बताइए, ग्रुप बताइए, व्हेन डज द रेनिन विल कम इनटू एक्शन? जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. राइट, जब आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो हुआ, विच कैन हैपन इधर यू हैव अ ब्लड लॉस और यू हैव अ डिहाइड्रेशन. अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो वो टाइम पे आपका रेनिन आके अपना काम करना यहाँ पे चालू करेगा. ठीक है, दैट्स फर्स्ट थिंग. टेल मी आपके हार्ट में से भी एक हार्मोन आता है, वो हार्मोन का नाम क्या होता है और वो हार्मोन आपका कब आता है? सो अगेन फॉर दिस यू हैव टू रेज योर हैंड, विच इज द हार्मोन विच इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट, कब आएगा और क्या नाम उसका वहां पे होगा? सो थिंक एंड टेल मी. सोनाक्षी बताइए. सर जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तब वो हार्मोन आता है और उसका नेम होता है ANF. और वो करता क्या है ये बता दो. गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग. सर गुड इवनिंग नैतिक. हाँ, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है जिसकी वजह से हमारा बीपी डिक्रीज कर जाता है. राइट. सो इट विल डायलेट द ब्लड वेसल वहां पे. इसके ब्लड वेसल के डायलेट करने की वजह से अल्टीमेटली आई विल बी फाइंडिंग कि मेरा यहाँ पे ब्लड प्रेशर यहाँ पे मेरा नीचे चला जाएगा. एक और चीज करता है, कैन एनीवन टेल मी बाय रेजिंग द हैंड, देयर इज वन मोर थिंग ANF डज. एक तो आपके ब्लड वेसल को ये डायलेट करेगा सो दैट यू कैन एक्चुअली डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, दैट्स वन थिंग. इसके अलावा वन मोर थिंग इज बीन डन बाय माय पर्टिकुलर ANF. सो बताइए. साहिबा गुड इवनिंग. मयंक बताओ, और एक चीज क्या करता है वो? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ रेनिन फ्रॉम GJ सेल्स. बिल्कुल सही. इट विल गो एंड टेल GG सेल्स नॉट टू रिलीज रेनिन, ताकि वो आके अपने यहाँ पे काम ना कर पाए. सो दैट्स व्हाट इट विल डू. ठीक है. सो या दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ये चीज आपको यहाँ पे होते मिल जाएगी. सो या चलिए. सो अब थोड़ा सा मुझसे और देख लेते हैं. लेट मी, यू हैव टू टेल मी कपल ऑफ मोर थिंग्स. यहाँ पे एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो लेट मी कम बैक टू द स्लाइड्स. ठीक है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, आंसर आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू आंसर व्हाटएवर आई राइट ओवर. सो या चलो. तो पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे, अरे मेरा अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, बताइए क्या सवाल है आपका? तो पिछला वाला एक बार रिवीजन करवा दीजिए क्योंकि मैंने अटेंड नहीं किया. वी आर डूइंग फ्यू थिंग्स यहाँ पे. बाकी पिछला वाला अगर आप क्या होगा कि पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे देखना है, दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू द लेक्चर ओवर देयर. Right, so we are discussing few things. You can have a look at those few things because the topic which we covered in the last class is an intense topic. It's a topic which will take some time to understand. So better you go through the lecture to see that one. But हम एक थोड़ा सा revision यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, that will be helpful. अगर आपने lecture स्कूल में किया है then तो आपको एक grip होती है, then आप जल्दी उसे pick up कर पाओगे. Okay. First of all, मुझे आप यहाँ पे बताइए. Yeah. First of all, you have to tell me this thing यहाँ पे all of you that you have your ADH. ADH आपका आता कहाँ से है? वैसे ही बता दो, अनम्यूट करके वैसे ही बोल दो. एडीएच आपका आएगा कहाँ से? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस में ये बनाया जाता है. हाइपोथैलेमस में बनाया जाता है. इससे रखा कहाँ पे जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर इसको यहाँ पे रखा जाएगा. ठीक है, राइट. नाउ टेल मी समथिंग. इफ यू हैव अ विंटर डेज, अगर विंटर डेज है एंड टेम्परेचर काफी लो है और आपकी बॉडी में पानी काफी ज्यादा है, राइट, तो विंटर डेज के अंदर या जब आपकी बॉडी में पानी का लेवल काफी ज्यादा होगा तब एडीएच का सिक्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. द एडीएच विल बी इन द लो अमाउंट, क्योंकि आपको ये टाइम पे पानी को रीएब्सॉर्ब करने की वहां पे जरूरत नहीं है, right? So we'll find the ADH will be secreted into a very less amount here. Okay. Now, ADH stands for my anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormone भी हम इसे यहाँ पे कहते हैं. इसका एक और नाम यहाँ पे क्या होता है? वेसोप्रेसिन. ठीक है. वेसोप्रेसिन जो आपका होता है, एडीएच आपका जो यहाँ पे होता है, ये आपका कौन से दो लोकेशन पे जाके एक्ट करता है? इट विल गो एंड एक्ट ऑन विच टू साइड्स? डीसीटी. Collecting the standard DCT. वेरी गुड. राइट.
कलेक्टिंग डक्ट एंड डीसीटी पे ये जाके टारगेट करेगा। सो कलेक्टिंग डक्ट एंड माय डीसीटी आर द टू साइड्स जहाँ पे जाके अपना टारगेट कर सकता है और वहां पे जाके बोलेगा टू रीअब्सॉर्ब द वाटर। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क यहाँ पे। ठीक है, चलो ये तो आपने यहाँ पे बता दिया। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि आपका जब रेनिन आता है, व्हेन द रेनिन कम्स इनटू पिक्चर, रेनिन जाके किसको क्लीव करेगा, ये जाके किसको टारगेट करता है, किसको काटने की कोशिश करता है? एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को जाके ये क्लीव करेगा। बिल्कुल सही, एंजियोटेंसिन को ये क्लीव करेगा, ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा आपके एंजियोटेंसिन 1 के अंदर और फिर आपका एंजियोटेंसिन 1 यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर एंजियोटेंसिन 2। व्हेन माय एंजियोटेंसिन 1 विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2, ये करने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे खड़ा रहेगा? Angiotensin Angiotensin converted enzyme. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यहाँ पे अपना काम करता है। ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 2 ये जाके टारगेट करेगा, ये एक तो जाके डायरेक्टली आपका कर सकता है आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज, बिकॉज इट वर्क्स एज अ वासो कंस्ट्रिक्टर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग वासो कंस्ट्रिक्टर, तो ये वैसे भी जाके अपना काम वहां पे कर सकता है। सेकेंड थिंग व्हाट कैन हैपन, एंजियोटेंसिन 2 जो आपका यहाँ पे होगा, ये जाके टारगेट कर सकता है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स को। इट कैन गो एंड टारगेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, और वहां से फिर कौन सा हार्मोन आएगा आपका? एल्डोस्टेरॉन आपका वहां से आ जाएगा। और ये एल्डोस्टेरॉन का कौन सा साइट होता है जहां पे ये जाके अपना काम करना चालू करेगा? ये डीसीटी को जाके बोलेगा, और इसने डीसीटी को जाके क्या बोलना है? व्हाट विल हैपन नाउ इन द डीसीटी? सोडियम आयंस विल हैपन ओवर देयर, और जब मैंने पे सोडियम आयंस का रिएब्जॉर्प्शन यहाँ पे चालू हो जाएगा तो उसके साथ ना यू विल फाइंड द वाटर एब्जॉर्प्शन विल आल्सो स्टार्ट। इन अ मैटर ऑफ नो टाइम वी विल फाइंड कि आपका पानी का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाएगा। और जब आपका वाटर और सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे कर रहे हो आप, अल्टीमेटली पानी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो क्या इससे ब्लड वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ब्लड वॉल्यूम ओवर देयर इज गोइंग टू इंक्रीज, मेरा ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा, और अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है देन अल्टीमेटली मेरे यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी मेरे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो ये स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है हमेशा। दिस इज अ स्टोरी व्हिच शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज हाउ यू कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जीएफआर मेंटेन करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कोई हैंड रेज करके मुझे यहाँ पे समझाओ, अगर आपके सामने एक केस आता है, एक पेशेंट आता है, आपको पता चल रहा है कि उसका जीएफआर कम है, 125 ml पर मिनट से काफी कम हो चुका है, और हो चुका है आपका अराउंड लेट्स से 90 ml पर मिनट, तो क्या चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकती है बॉडी के अंदर, या व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन ओवर देयर? क्या कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है? इफ यू हैव अ लेस जीएफआर, इफ यू हैव अ जीएफआर अराउंड 90 milliliter per minute, then what are the complications I'll be finding happening over there? So please raise your hand and try to tell me the answer in this. अगर जीएफआर आपका नीचे जाता है देन क्या होते वहां पे आपको मिल सकता है? बताइए नागेश, बताइए व्हाट विल हैपन? नागेश बोलिए, अब अनम्यूट नहीं हो रहा आपका माइक। बताइए ध्रुव, व्हाट विल हैपन? सर रेनिन सिक्रीट होगा जिसकी वजह से वो एंजियोटेंसिनोजन सिक्रीट करेगा, जो कि पहले ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा एज ए वासो कंस्ट्रिक्टर, और फिर वो सर एड्रिनल कोर्टेक्स से दैट्स ट्रू। हाँ दैट्स ट्रू, ये एक पाथवे चलेगा जिससे आप ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। मुझे ये जानना है कि अगर आपके बॉडी में ये कम होता है तो क्या इससे फिल्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है या कुछ चीज एक्यूमुलेट होती है बॉडी के अंदर, ये मुझे जानना है यहाँ पे। दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। सो अगर इफ यू हैव अ लेस जीएफआर, हाँ तो क्या होगा फिर? बताइए सोनाक्षी। हाँ बोलो ध्रुव, बोलो बताओ। अगर लेस जीएफआर है तो फिर जो फिल्ट्रेट तो वो बॉडी में ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से यूरिया भी बॉडी में रह जाएगा, जो कि टिश्यूज में अकोमुलेट हो जाएगा। राइट, यूरिया आपका वहां पे इकट्ठा हो जाएगा एंड दैट यूरिया कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। यस, आपका फिल्ट्रेट जो हो जाना चाहिए था आपका यूरिया, वो आपका हो नहीं पाएगा एंड दैट कैन बी अ कंसर्न फॉर अस। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्चुरेशन। यहाँ पे मिक्चुरेशन का सिंपली मतलब यहाँ पे होता है, अगर इसको सिंपल भाषा में हम यहाँ पे देखें, दैट मीन्स emptying of my bladder. Emptying of bladder. You can ask her a question in the chat, Iram. So emptying of bladder is called as your micturition.
सो एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर के यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि आपने ब्लैडर को यहाँ पे फिल कर लिया और फिर आपसे खाली कर रहे हो, राइट, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। सो बेसिकली यूरिन पास करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मिक्सचरेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कि आप जब बात करते हो, सो यू नो दैट इन योर यूरिनरी ब्लैडर, in your urinary bladder you will find the amount of urine kept is going to be around, let's say आपकी जो कैपेसिटी यहाँ पे होती है वो आपकी होती है अराउंड 600 से 800 ml तक। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर टू कीप, इतना यूरिन आपके यहाँ पे रखा जा सकता है, दिस इज द मैक्सिमम यूरिन कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। इतना यूरिन आप यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, बट लेकिन देखा जाए ना तो इतना यूरिन स्टोर होने तक आप वेट नहीं करते हैं। बेसिकली व्हाट यू गेट टू सी दैट आपका, someone has a question क्या, नो, हाँ, इतना यूरिन बढ़ने तक आप वेट नहीं करते। अगर आपका हाफ भी अगर ब्लैडर फिल होता है देन यू आर गुड इनफ, लाइक यू विल फाइंड द फीलिंग ऑफ अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि इतना फिल होने के बाद यूरिनेशन का अर्ज आता है, वो काफी पहले आने लगता है आप यहाँ पे, but that's a maximum capacity you can have the bladder, इतना यूरिन आपके यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। this is where the urine has been kept, okay, so that is what you have to know first of all। अब आपका ये जो प्रोसेस आपके यहाँ पे होगा, हाँ जी आदित्य गुड इवनिंग, लेट हो गए आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं। so what will happen in this ना, जब हम मिक्सचरेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, या आई वुड से यू हैव अ यूरिनरी ब्लैडर एंड इट हैज अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद योर ब्रेन। सो आपका यूरिनरी ब्लैडर and it has been very closely connected with your central nervous system के साथ, CNS के साथ, ये काफी अच्छे से आपके यहाँ पे कनेक्टेड होता है। So there are number of nerves which are connecting my CNS with my urinary bladder। So urinary bladder में यहाँ पे CNS के साथ काफी अच्छे से यहाँ पे कनेक्टेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मेरा ब्लैडर यहाँ पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपके यहाँ पे ब्लैडर फिल होता है, as soon as the bladder gets filled, as soon as the bladder gets filled, जैसे अगर ब्लैडर फिल होगा ना, अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, प्लीज विद द interpretation of adrenal cortex, interpretation, you mean role of adrenal cortex, it will secrete the aldosterone beta and that aldosterone will go and tell the, particularly it will go out there and tell your DCT to reabsorb the sodium ions। वो सोडियम आयंस को जाके रीएब्सॉर्ब करने में वहां पे मदद करता है, मतलब बोलता है एल्डोस्टेरोन आके, एंड देन उसके बाद क्या होगा, सोडियम आयंस जब रीएब्सॉर्ब किए जाएंगे देन यू विल फाइंड द वाटर विल गेट रीएब्सॉर्ब्ड, ओके। सो दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। बोलिए रम, बताइए। तो जैसे सेकंड वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स को टारगेट करता है, वैसे फर्स्ट वाला नहीं करता है? कौन सा फर्स्ट वाला नहीं करता बेटा, फर्स्ट टू सेकंड में कन्वर्ट हो गया ना मैम, वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे 1 into 2, right? So the first does not exist over there, and now this 2 will go and going to go and tell the adrenal cortex to release aldosterone। Iram, I would strongly recommend कि आप एक बार लेक्चर देख लेना, or else it will be a, yeah, you won't get those things directly, you actually have to spend some time and see those lectures, ठीक है, okay। So now what you will find happening in this कि आपका जब ब्लैडर यहाँ पे फिल हो जाता है तो आपको दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्लैडर, लेट्स मेक अ स्मॉल ब्लैडर यहाँ पे, assume that this is the bladder यहाँ पे, okay। So you will find the bladder will have certain muscles, और muscles जो यहाँ पे होते हैं, those muscles are called as मैं, तो bladder muscles are called as detractor muscles, detractor muscles, that's the first thing you have to know। इनको इवन यहाँ पे बोलते हैं as a smooth muscles, they are also like they are one type of my smooth muscles, okay। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि आपके मसल्स यहाँ पे लगे होते हैं आपके ब्लैडर के अंदर, एंड यू हैव द यूरेथ्रा, यहाँ पे यू हैव द यूरेथ्रा, और यहाँ पे आपका होता है यूरेथ्रा का स्पिंटर, यूरेथ्रा स्पिंटर आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड यू हैव द डिट्रेक्टर मसल। ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं बिकॉज इन दो टर्म्स के ऊपर ही आपका पूरा यहाँ पे मिक्सचरेशन आपके यहाँ पे किया जाता है। किरण हैज अ क्वेश्चन, कृति हैज अ क्वेश्चन। हाँ जी कृति बताइए क्या क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, बोलिए Preeti, yeah, tell us what is your question. Okay,
ठीक है, तो यार इतना यहाँ पे डिट्रेसिस मसल एंड यहाँ पे यूरेथ्रा स्पिंटर यहाँ पे, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर स्पिंटर मसल्स, यू कैन आल्सो कॉल इट एज स्पिंटर मसल, सिंपल आप यहाँ पे याद रखना, यू हैव वन मोर मसल यहाँ पे, दैट्स माय स्पिंटर मसल। अब नॉर्मली होता क्या है कि जैसे आपका ब्लैडर यहाँ पे फिल हुआ, जैसे आपके ब्लैडर के अंदर यूरिन होना यहाँ पे फिल होगा, सो व्हाट विल गेट, द वॉल विल गेट स्ट्रेच। जैसे आपका ब्लैडर यहाँ पे फिल होता है तो इससे क्या होगा, द ब्लैडर वॉल विल गेट स्ट्रेच। सिंपल सी बात है, वो एक पाउच की तरह होता है, तो अगर आप पाउच में पानी भरोगे ना तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, सो ब्लैडर वॉल विल गेट स्ट्रेच्ड, ब्लैडर वॉल विल गेट स्ट्रेच्ड ओवर हियर। अगर मेरी ब्लैडर वॉल यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, अगर मेरी ब्लैडर वॉल यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है तो इससे होता क्या है, आपके ब्लैडर के वॉल के अंदर आपके लगे होते हैं वहां पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, you have some receptors over there which you call them as a stretch receptors। वहां पे आपको कुछ रिसेप्टर्स मिलते देखने के लिए which you call them as a stretch receptors। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, ये करते क्या है, व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग टू डू ओवर हियर, ये रिसेप्टर्स कन्वे करेंगे सिग्नल आपके सीएनएस को। तो जैसे ही आपकी ब्लैडर की वो आपके यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, सो व्हाट विल फाइंड कि यहाँ पे आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं व्हिच यू कॉल देम एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये कन्वे करते हैं अपना सिग्नल टुवर्ड्स द सीएनएस। तो दिस रिसेप्टर्स आर गोइंग टू कन्वे द सिग्नल, दे आर गोइंग टू कन्वे द सिग्नल टुवर्ड्स द सीएनएस। सो ये अपना सिग्नल कन्वे करेंगे सीएनएस की तरफ, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पे सिग्नल भेजा जाएगा। सिग्नल यहाँ पे कुछ ऐसा भेजा जाता है कि आपका ब्लैडर फिल हो चुका है, और अगर आपका ब्लैडर यहाँ पे फिल हो चुका है देन इट्स अ बेटर आइडिया कि आप उसे अब रिलीज करना चालू करो, राइट। तो ये आपने सिग्नल भेज दिया सीएनएस तक। जैसे ही आपको ये सिग्नल मिल गया, अब आप वॉलंटरीली कंट्रोल करते हो। व्हेन आई से कि आप वॉलंटरीली कंट्रोल करते हो, इसका मतलब क्या, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने ब्लैडर को रिलीज करना है नहीं करना। सो वंस द सिग्नल इज बीन सेंड, तो आपको याद रखते हैं यहाँ पे सिग्नल भेजा कैसे हमने, यहाँ पे ब्लैडर आपके यहाँ पे फिल हो गया, ब्लैडर फिल होने के बाद ब्लैडर की जो वॉल थी वहां पे स्ट्रेच हो गई थोड़ी सी, और जैसे वो स्ट्रेच हुई तो वहां पे कुछ आपके रिसेप्टर्स होते हैं, वी कॉल देम एज अ स्ट्रेच रिसेप्टर, एंड दो स्ट्रेच रिसेप्टर विल कन्वे द सिग्नल टू द सीएनएस। जैसे आपका सिग्नल सीएनएस तक पहुंच गया, देन आप कॉन्शियसली वॉलंटरीली डिसाइड करते हो कि आपको यूरिन को रिलीज करना है नहीं करना। तो अब यहाँ पे होता क्या है, एक बार आपका सिग्नल पहुंच गया, देन व्हाट विल हैपन, once the signal has reached over there, now what you can expect, that under the guidance of the CNS, under the guidance of CNS वापस से सिग्नल भेजेगा आपके ब्लैडर तक, और ब्लैडर तक जाके सिग्नल जब पहुंचता है, और अगर आपको यूरिन को रिलीज करना है, इफ द यूरिन नीड्स टू बी रिलीज्ड ओवर देयर, तो आप दो चीज यहाँ पे करते हो, और ये दो बात याद रखना, आपके जो स्मूथ मसल होंगे जिसे हम कहते हैं डिट्रेसर मसल, जो आपके जो स्मूथ मसल यहाँ पे होते हैं, दे विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल जो आपको यहाँ पे होगा, दैट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका करेगा आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। और जो आपके जो स्पिंटर मसल्स जो आपके यहाँ पे होंगे, जो आपके यहाँ पे होंगे, ये आपका करेंगे रिलैक्सेशन। सो स्पिंटर मसल्स जो आपके यहाँ पे हो जाते हैं, दे आर द वन विच अंडरटेक द रिलैक्सेशन। तो स्मूथ मसल्स यहाँ पे मेरा कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, एंड स्पिंटर मसल्स मेरे यहाँ पे कर रहे हैं रिलैक्सेशन। जब ये होगा, जब ये दोनों चीजें आपके यहाँ पे आप करोगे, तो इसके वजह से यूरिन आपका पास हो जाएगा, एंड यू विल फाइंड यूरिन विल पास थ्रू यूरेथ्रा एंड विल बी थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम यूरिन पास करना चाहते हैं वो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। सो दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द, दैट विल बी वॉलंटरी इन नेचर। सो अंडर अ वॉलंटरी कंट्रोल, अंडर अ वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब यहाँ पे होता है कि हमारे खुद के कंट्रोल में होता है ये चीज करना। लेकिन ये जो अर्ज मिलता है वो कब मिलता है हमें यहाँ पे, जब आपका ब्लैडर फिल हो जाता है। अगर वो सिचुएशन वैसी नहीं है कि यूरिन को आप पास कर सकते हो, देन आप इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराओगे, देन यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द यूरिन, देन यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द ब्लैडर एंड यू कैन एंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल विल नॉट हैपन एंड योर स्पिंटर मसल्स डू नॉट रिलैक्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो स्पिंटर मसल्स अंडरगो रिलैक्सेशन एंड स्मूथ मसल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, और तब जाके आपके यहाँ पे यूरिन का पासिंग आपका होगा बॉडी में से। एंड दिस इज समथिंग कंट्रोल बाय वॉलंटरीली, हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। और याद रखना, सीएनएस और आपके ब्लैडर के बीच में एक काफी अच्छा नेटवर्क का कनेक्शन आपको मिल जाता है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू बाईपास द यूरिन। तो ये एक बात आप सबको यहाँ पे रखनी है याद, दिस इज वेरी क्लियरली ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर इन दिस, ठीक है। सो याद रखना, योर ब्लैडर गेट्स फिल्ड, ब्लैडर वॉल विल गेट स्ट्रेच्ड, and the stretch receptor is the one which will convey the signal to the CNS,
and then the CNS will convey the signal to the muscles, and then we'll find the your particularly urine will pass यहाँ पे. अब आपको एक चीज याद रखनी है कि बच्चों के अंदर ना ये CNS और ब्लैडर का कनेक्शन बना नहीं होता. The communication between the bladder and the CNS is not well formed in the very early stage. तो ये बात भी याद रखना कि इन्फेंट्स के अंदर there's the communication between the bladder and the CNS is not seen. Right? So इन्फेंट्स के अंदर जो ब्लैडर होता है and CNS does not have a communication. यहाँ पे वो नर्व्स डेवलप ही नहीं किए होते अभी तक इन्फेंट्स के, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों के अंदर, लाइक एकदम छोटे बच्चे के अंदर. सो कम्युनिकेशन इज नॉट सीन. अब क्योंकि आपको यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आपके यहाँ पे है ही नहीं, इससे क्या होगा, यू विल नेवर फाइंड दे विल हैव अ कंट्रोल ऑन द पासिंग ऑफ द यूरिन. क्योंकि आपके यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आपके यहाँ पे बने नहीं रहा, कोई आपके नर्व्स यहाँ पे डेवलप ही नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको मिलता है कि बच्चों के अंदर यूरिन आपका वैसे ही पास हो जाता है इन्फेंट्स के अंदर, बिकॉज आपके यहाँ पे नर्व्स डेवलप ही नहीं किए होते इन्फेंट्स के अंदर, वो टाइम के साथ साथ डेवलप करते हैं. सो ब्लैडर विल हैव नो कम्युनिकेशन विद द CNS, राइट. दिस विल नॉट बी सीन यहाँ पे. तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद. सो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, कौन सा मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, which our CNS controls the can't see. Control the micturition. Okay, so the part of a brain which is going to control my particular your micturition is going to be the cerebrum. So cerebrum and cerebral cortex is the part. This is the region of the brain which is going to control the micturition आपके यहाँ पे. ये आपके urge को, micturition के urge को और voluntary liberate करने के आपके urine को is being controlled by my cerebrum. So cerebrum is the part of the brain which is going to control the micturition का reflex यहाँ पे. ठीक है. So याद रखना two important things यहाँ पे, smooth muscle का contraction आपका यहाँ पे होगा and sphincter muscle का relaxation आपका होता है when you have to bypass the urine. These are the two things you have to know in this. इसके अलावा याद रखना आपका जब ब्लैडर यहाँ पे आपको फिल करा जाता है, just wait a minute. Why can't I see anyone's? एक सेकंड रुक जाओ. नहीं बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर एक बार पीछे वाला दोबारा रिपीट करना, यहाँ थोड़ी नेटवर्क इशू है तो आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्ली. ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट या ये बेबी वाला पार्ट? सर बेबी वाले पार्ट से नेक्स्ट जो बोला ये वाला पार्ट. सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि आपका जो CNS होता है जब वो सिग्नल भेजता है आपके ब्लैडर को, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, आपके स्मूथ मसल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड माय स्फिंक्टर मसल्स विल अंडरगो रिलैक्सेशन. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन आपके इसके ऊपर बेस्ड जाते हैं कि स्मूथ मसल आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर मसल्स आपके यहाँ पे रिलैक्स करेंगे. देन यू विल फाइंड यूरिन विल पास. जब ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है, दिस इज व्हेन यू विल फाइंड द यूरिन विल पास. तब जाके आपका यूरिन यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिपीट दैट थिंग. बताइए राम, क्या सवाल है आपका? सर डायग्राम में एक जगह पे पॉन्स लिखा है, पॉन्स क्या होता है? Pons is one of the part of the brain. It is going to be a part of the brain, like you have your pons spheroli, you have your cerebellum. But I don't want you to remember right now as a pons is one of the part of the one which is going to control the reflex action. I tell you why. You should always remember pons as a part of the brain which controls your breathing, exchange of gases. आपके breathing and exchange of gas को भी आपका control करता है, तो आप ये चीज को भी आप ignore करो. Because this is not the only part of the brain which will control my micturition. Micturition. वॉइस ब्रेक हो रही है. आवाज मेरी ब्रेक हो रही है क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका पॉन्स स्फेरोली जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. ठीक है. बट आपको याद रखना है, इट इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज गेटिंग इन्वॉल्वड इन योर पर्टिकुलर micturition. You will find the cerebral cortex will also have a role to play in controlling my micturition. ठीक है, तो याद रखना. So let's have a look what they have mentioned in this. Urine formation by nephron is ideally carried out by urinary bladder, where it is stored until the voluntary signal is given by the central nervous system. आप ब्लैडर में आप इसे यहाँ पे स्टोर करते हो, जब तक आपका वॉलंटरी सिग्नल आपका आ रहा होता है CNS से, तब तक आप इसे यहाँ पे स्टोर करोगे. The signal is initiated by a stretching of the bladder when it gets filled with the urine. So in response, the stretch receptor on the walls of the bladder will send the signal to the CNS. आपके CNS की तरफ आपके सिग्नल को यहाँ पे भेजा जाएगा. The CNS passes on motor message to initiate the contraction of the smooth muscles.
आपके स्मूथ मसल्स को हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, एंड ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ माय यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो हमने बोला था, आप क्या स्फिंक्टर मसल्स भी आप याद रख सकते हो, या यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स आप यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, तब जाके आपका यूरिन यहाँ पे आपका रिलीज किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज माय मैच्योरेशन। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद। ओके, तो ये हो गया आपका मैच्योरेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी द काउंटर करंट मैकेनिज्म। कैसे आप बना सकते हो अपने यूरिन को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एंड दैट कैन बी डन डूइंग बाय माय काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे समझते हैं। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट आपको याद ये रखना है कि इसका पर्पस क्या है। सो हियर विल अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज योर काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर हमें बात करें अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो आपको याद रखना है कि ये आपका कहाँ देखने के लिए मिलेगा, लाइक वेयर डू आई फाइंड दिस हैपनिंग। जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, जब भी आप काउंटर करंट मैकेनिज्म को आप सीखोगे, आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जहाँ पे आपके होते हैं, वहां पे आपको एक काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन इज कैसा वहां पे क्यों हो रहा है, लाइक व्हाई ओनली इन द जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के पास। यहाँ पे आपको एक ब्लड वेसल भी आपको मिलती है, एंड दैट ब्लड वेसल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय वासा रेक्टा, जो हम आगे देखेंगे। क्या रखना, यू हैव अ वासा रेक्टा एंड यू हैव अ जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। वहां पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म आपका यहाँ पे। सो यू नो दैट जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन इज द वन जो आपके काफी लेंदी होते हैं। इनका हेनलीस लूप आप जानते हो, इट विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ द मेडुला, यू नो दैट। और मेडुला के डेप्थ तक इनके साथ साथ आपको मिलेगा आपका एक ब्लड वेसल जाते हुए, दैट इज कॉल्ड माय वासा रेक्टा। सो विल सी द पिक्चर, आगे जाके हम एक पिक्चर देखते हैं, उसमें आपको समझ आएगा कि आपके जो जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन होते हैं, ये आप जानते हो ये आपके मेडुला के डेप्थ तक जाता है। और जब ये आपके मेडुला के डेप्थ तक आप वहां पे जा रहे हैं, राइट, along with that I'll be finding the vasa recta as a blood vessel will also reach over there. तो वासा रेक्टा यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ थिन ब्लड वेसल, इट इज अ थिन। नागेश अगर आप ज्यादा रिएक्ट करोगे ना तो बच्चों को दिखेगा नहीं स्क्रीन पे क्या चल रहा है। सो या ठीक है, सो योर वासा रेक्टा will have, these are my thin blood vessels which go into the depth of the medulla, which can see in the depth of the medulla, they reach to the depth of the medulla. So let's try to see कि यहाँ पे आपका किया क्या जाता है। Now when you talk about my counter current mechanism की जब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है that when you discuss about the counter current mechanism, ये करने का पर्पस क्या होता है। This has been done to make the urine highly concentrated. This is done to make urine more concentrated. Make urine more concentrated. That's one thing. और उसके साथ साथ आप चाहते हो यहाँ पे कि आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। बेसिकली जब आप यूरिन को कर रहे हो ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे आप वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन आप करा रहे हो। जब आप यूरिन को बना रहे हो यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, सो यू आर आल्सो डूइंग द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑल्सो डूइंग योर वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे। सो वाटर को हम कराएंगे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब, और यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा यूरिन विच विल बी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। दैट्स द आइडिया। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जब आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना इसका पर्पस यहाँ पे क्या है कि आप वाटर को कराओगे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब और आप बनाओगे यूरिन को ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। दैट इज द पर्पस ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म। कहाँ होते हुए आपको दिखेगा यहाँ पे, विद इन द जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के अंदर, और उसके आसपास आपको एक ब्लड वेसल यहाँ पे मिल जाती है, एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग यहाँ पे। So here you can see this nephron, you can see the nephron, you can see the Henle's loop यहाँ पे। तो Henle's loop आपको यहाँ पे दिख रहा है काफी clearly, you can see that you have the Henle's loop यहाँ पे, you have this Henle's loop and you have the vasa recta। ये है आपका यहाँ पे vasa recta यहाँ पे। So vasa recta is a blood vessel which is reaching to the medulla तक, ये medulla तक आपके यहाँ पे जा रही होती है। अब जो आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, आपका जो आउटर एनवायरमेंट है जहाँ पे आपका नेफ्रॉन है, मतलब नेफ्रॉन और आपका ये जो ब्लड वेसल है आपके वासा रेक्टा, इसके आसपास का जो एनवायरमेंट यहाँ पे होता है ना, दैट एनवायरमेंट और दैट एरिया इज कॉल्ड एज माय मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियम।
So medullary interstitium is a space, is an area which will find nearby the nephron. नेफ्रॉन के आसपास जो भी आपको यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है ना, that is called as my medullary interstitium. अब आप एक बात यहाँ पे याद रखना, जैसे आप मेडुला के डेप्थ में जाओगे, ये मेडुला का ऊपर वाला पार्ट है, जैसे आप मेडुला के डेप्थ में आप जाना चालू करते हो ना, सो व्हाट विल हैपन, आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी बढ़ती जाएगी. यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ पे 6, 300, 600, 900, 1200 ये वैल्यू आपके यहाँ पे बढ़ती रहती है. तो याद रखना, आपके नेफ्रॉन के आसपास जो एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, एंड दैट विल ऑलवेज हैव अ हाई वैल्यू ऑफ माय ऑस्मोलैरिटी. इसके अंदर जो आपको वैल्यू मिलती है यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिल जाती है. अब सवाल यहाँ पे ये आता है दैट इफ आई हैव अ हाई वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी देन इसका फायदा क्या होता है, लाइक व्हाट इज एडवांटेज ओवर हियर. ये जो वैल्यू है आपकी ऑस्मोलैरिटी की, ये आपको मेंटेन करनी है यहाँ पे. जब तक आप ये वैल्यू को मेंटेन करते हो तब तक आप अपने वाटर को यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर सकते हो. इफ यू आर एबल टू मेंटेन दिस वैल्यू ऑल द टाइम, यू विल फाइंड वाटर को आप आराम से यहाँ पे आप निकाल पाओगे. यू आर एबल टू रीएब्सॉर्ब द वाटर एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू कंजर्व वाटर यहाँ पे. तो ये बात रखना, द मेडुलरी इंटरस्टिशियम विल ऑलवेज हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी, वो आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है और वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका हो क्या रहा है यहाँ पे. व्हेन वी गेट अ टर्म लाइक अ काउंटर करंट, जब मैं टर्म मिलता है यहाँ पे काउंटर करंट, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है टू फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन. जब मुझे यहाँ पे काउंटर करंट नाम का यहाँ पे टर्म मिलता है, सो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा दैट फ्लो आपका हो रहा है ब्लड का या किसी और फ्लूइड का इनटू अपोजिट डायरेक्शन. सो दो अपोजिट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे फ्लो हो रहा है एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो फ्लो ऑफ ब्लड or filtrate in opposite direction is called as my counter current. अब काउंटर करंट तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा दैट यू हैव अ फ्लो ऑफ ब्लड हैपनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में, आपको यहाँ पे होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. एंड इट इज सो क्लोज टू ईच अदर दैट इट एक्चुअली हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट. आपका एब्जॉर्प्शन करने में आपका काफी आपके यहाँ पे हेल्प करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म. कैसे करता है, चलो इसको हम यहाँ पे देखते हैं. तो आपका यहाँ पे होगा क्या, नाउ लेट्स पे अटेंशन टू माय हेनलीज लूप. हेनलीज लूप का जो मेरा डिसेंडिंग वाला पार्ट है उसके तरफ हम यहाँ पे ध्यान देते हैं. तो हेनलीज लूप का जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होगा यहाँ पे जब आपका फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे जा रहा होता है, when the filtrate is going in the downward direction, so what will happen, आप जानते हो यहाँ से आपका पानी को निकाला जाएगा. You know this thing very clearly, like very clearly you know that कि यहाँ से आप पानी को अपना आप यहाँ पे निकालते हो. So water will get reabsorbed from the Henle's loop, या डिस्टिलिंग पार्ट में Henle's loop में से आपका पानी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किया जाता है. सवाल यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, why the पानी is getting reabsorbed very easily, या पानी मेरे यहाँ से निकल क्यों रहा है. पानी यहाँ से आपका निकल इसलिए रहा होता है क्योंकि आपकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी ज्यादा होती है. द वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ये बात आपने पढ़ी है जब आपने बचपन में पढ़ा था अपना ऑस्मोसिस. जब आप बचपन में ऑस्मोसिस पढ़ते हो आपको मालूम होता है दैट मूवमेंट ऑफ वाटर विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये ऑस्मोसिस बचपन में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने टर्म सुना होगा कभी ना कभी, राइट, दैट यू विल फाइंड द मूवमेंट ऑफ वाटर विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे आपका पानी आपका यहाँ से मूव करेगा इन दैट फ्लूइड इन दैट मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आपकी ज्यादा है. दैट एरिया इज गोइंग टू बी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. अगर ये एरिया मेरे यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो मेरा पानी यहाँ से आराम से निकल जाता है. सो दैट इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. और आप जानते हो योर डिसेंडिंग पार्ट इज मच मोर परमेबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स. मेरा वाटर यहाँ से आपका निकलता ही जाएगा. The water will just keep on coming out over here, right? अब जैसे आपने यहाँ पे यूटर्न लिया, you know that कि आपका जो असेंडिंग पार्ट होगा हेनलीज लूप का, जो असेंडिंग पार्ट आपके यहाँ पे होगा, जो आपके यहाँ पे ये बना हुआ है असेंडिंग पार्ट, ये आपका वाटर को परमेबिलिटी नहीं देता. दिस विल नेवर अलाउ द वाटर टू कम आउट. तो यहाँ से क्या निकल रहा होगा, NaCl. So as you move into the ascending part, the NaCl will start coming out, और ये NaCl आपका आ जाता है आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर. सो ये NaCl आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो याद रखना आपको NaCl का अमाउंट मेंटेन करना है. NaCl की वजह से तो आप मेंटेन कर पा रहे हो यहाँ पे, यू आर एबल टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे हाई वैल्यू वाली. तो आप क्यों मेंटेन कर पा रहे हो, बिकॉज यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस एंड Cl आयंस. आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आप क्या चाहते हो, दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ हाई अमाउंट ऑफ
सोडियम आयंस एंड Cl आयंस आपके यहाँ पे रहे हाई अमाउंट के अंदर, दे शुड बी ऑलवेज देयर इन द हाई अमाउंट. And because I want them in the high amount, so what has to be done over there? अगर मैं चाहता हूँ कि वो आपके यहाँ पे हाई अमाउंट में आपके यहाँ पे मिले, तो इससे फायदा यहाँ पे क्या होगा? What will the advantage हो रहा है कि आप पानी को यहाँ पे आप निकाल पाओगे. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, NaCl यहाँ से आ गया, we know that thing. Then we have the vasa recta. अब vasa recta जो descending part है, this is the descending part of the vasa recta. ये मेरे vasa recta का है descending part. So this is the descending part. This is the descending part of the vasa recta. तो यहाँ पे क्या होगा वासा रेक्टा के अंदर, जैसे वासा रेक्टा में से आपका ब्लड नीचे आएगा ना, सो व्हाट विल हैपन कि इसमें से पानी निकलना चालू करेगा, व्हिच मेक सेंस, क्योंकि अगेन वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से आपका पानी निकलना चालू करता है और इसके अंदर जो NaCl आयंस थे वो अंदर जाना यहाँ पे चालू करते हैं. सो विल फाइंड Na आयंस विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड द वासा रेक्टा. आप चाहो तो इस पिक्चर को यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वासा रेक्टा के अंदर आपके Na और Cl आयंस आपके जा रहे हैं, जो आपके डिसेंडिंग पार्ट से आपका ब्लड नीचे आ रहा है. वासा रेक्टा विल ऑलवेज हैव द ब्लड सप्लाई. ठीक है, तो ब्लड जो आपका नीचे आ रहा होगा तो NaCl आपके यहाँ पे अंदर जाएगा, so you'll find the NaCl will go inside and the water will come out. लेकिन अगर मेरा सारा NaCl चला गया ब्लड के अंदर, अगर मेरा सारा NaCl ब्लड में चला जाता है, देन प्रॉब्लम यहाँ पता है यहाँ पे क्या आएगी, आपकी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू जो आप मेंटेन करना चाहते हो ना, ये सब वैल्यू ये आपकी मेंटेन नहीं कर पाओगे आप. तो आप नहीं चाहते कि NaCl सारा के सारा ब्लड में जाके वापस आ जाए सर्कुलेशन के अंदर, बिकॉज जब तक आप ये वैल्यू मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप पानी को निकाल नहीं सकते. सो व्हाट विल हैपन कि जैसे ही आपने यहाँ पे असेंडिंग पार्ट में आप आ गए, जैसे ही आप वासा रेक्टा के असेंडिंग पार्ट में आप यहाँ पे आ जाते हो, अगेन आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके Na और Cl आयंस आपके बाहर निकलना चालू करते हैं. यू विल फाइंड माय Na and Cl आयंस विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द वासा रेक्टा. ये आपके बाहर निकलना यहाँ से आपके चालू करेंगे. दे विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द दिस पर्टिकुलर एरिया. और जैसे मेरे यहाँ से निकलना चालू करते हैं, आप इस एरिया के अंदर यू आर एबल टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी. आप यहाँ पे अपनी ऑस्मोलैरिटी अपने यहाँ पे मेंटेन कर पाते हो. ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. दिस समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आपके NaCl का अमाउंट आपने यहाँ पे मेंटेन करना है हमेशा, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माय काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपके यहाँ पे हेल्प करता है कि यू आर एबल टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम. और जब तक आप ये वैल्यू मेंटेन कर रहे हो ना, तब तक आपके यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे किया जाएगा. अब एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, वन थिंग विच इज नॉट मेंशन्ड ओवर है, लेकिन आप याद रखना कि जैसे आप असेंडिंग पार्ट में आते हो, जैसे आप असेंडिंग पार्ट में आप यहाँ पे आते हो, यू विल फाइंड द वाटर विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड इनटू दिस. वाटर आपके यहाँ पे अंदर जाना चालू करेगा. वाटर विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड ओवर हियर. वाटर आपके यहाँ पे अंदर जाना चालू करता है. तो इस तरीके से आपने पता है क्या किया, आपने वाटर को कंजर्व कर लिया और वाटर को आप ब्लड में लेके आ गए. तो एक बात याद रखना कि आपने वाटर को कंजर्व करके यू आर ब्रिंगिंग द वाटर इनटू द ब्लड, बट आपके NaCl का वैल्यू को आपने यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है. सो वाटर विल एंटर इनसाइड इनटू द असेंडिंग पार्ट. डिसेंडिंग पार्ट में निकल जाता, असेंडिंग पार्ट में एंटर करेगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी इनसाइड द ब्लड वेसल. यू कैन मेंटेन द वैल्यू ऑफ वाटर इनसाइड द ब्लड वेसल. आप इंक्रीज कर सकते हो. ये हमने यहाँ पे देख लिया. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. तो आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है, शॉर्ट में आपको याद रखना है कि पहली चीज कि आपको एक वैल्यू मेंटेन करनी है आपकी स्पेस के अंदर, राइट. दैट वैल्यू शेयर्स दैट कि आप जैसे डेप्थ के अंदर जाओगे, यू विल शुड हैव अ हाई वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी. कैसे मेंटेन करोगे? बाय हैविंग हाई अमाउंट ऑफ माय Na and Cl आयंस. और ये Na और Cl आयंस क्या मेंटेन करना, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कौन आपके यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो आपकी यहाँ पे हेल्प की जा रही है by the is going to be done by my vasa recta and my Henle's loop. Henle's loop से NaCl को आप निकालोगे और vasa recta भी आपके यहाँ पे हेल्प करेगा to maintain the value of my Na and Cl ions in that particular medullary interstitium. उसके साथ साथ you are also absorbing the water. और अगर आप पानी को यहाँ पे absorb कर पा रहे हो, then ultimately you are doing your job of conserving the water molecules. This is what you find happening in this. आप अगर पता है यहाँ पे देखोगे ना collecting duct के अंदर, इवन कलेक्टिंग डंक से जब आपके यहाँ पे पानी निकल रहा होता है, ये आपका इसलिए निकल रहा है बिकॉज यू हैव अ हाई वैल्यू ऑफ माय ऑस्मोलैरिटी इन दिस एनवायरनमेंट. हाँ, हार्मोन आपके यहाँ पे मदद करता है, बट उसके साथ साथ द वाटर इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू ऑफ माय ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. अगर आपको याद हो तो बताया, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा यूरिया आप निकालते हो,
कलेक्टिंग डक्ट में से कल के क्लास में हमने ये बात किया था कि थोड़ा सा यूरिया आपको वहां से निकालना पड़ता है, इफ यू रिमेंबर। सो दैट थोड़ा सा यूरिया जो आपका पे निकाला जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन सी दैट यूरिया ओवर हियर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज टेकन आउट फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। इसको भी निकाला इसलिए जाता है ताकि आप अंदर की ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आप मेंटेन कर सको। आप सिंपली याद रखो, आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना के रखना है। और ये जो यूरिया आप निकालते हो ना, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर ये यूरिया मेरे यहाँ पे बाहर आ गया देन ये प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा ही, मतलब इकट्ठा हो गया ज्यादा तो यूरिया आप निकालते हो बट बाद में से आप डाल देते हो वापस से असेंडिंग पार्ट के अंदर। दिस यूरिया विल एंटर इनसाइड द असेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनरीज लूप। ये बात याद रखना कि यूरिया जो आपका निकाला जाता है ना कलेक्टिंग डक्ट में से, उसको आप वापस डाल देते हो आपके असेंडिंग पार्ट के अंदर ताकि वहां पे ज्यादा इकट्ठा ना हो। ओके, वहां पे आएगा बट इट वोंट स्टे फॉर लॉन्ग एंड दिस साइकिल विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। और थोड़ा सा निकालते हो आप, ज्यादा निकालते हो वहां से। सो दिस इज कॉल्ड एज माय काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। कभी आपको लग सकता है कि सर यहाँ पे बहुत सारे एरोस दिख रहे हैं, क्या मेरा समझ नहीं आ रहा, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेनरीज लूप, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। उसके बाद आप याद रखो कि आपको जो वासरेक्टा है दैट्स अ ब्लड वेसल, एंड ब्लड वेसल के अंदर आपके यहाँ पे क्या होगा, जब आप डिसेंडिंग पार्ट में आप यहाँ पे होते हो, आपका यहाँ पे वाटर को हम यहाँ पे अंदर डालेंगे और NaCl को यहाँ पे आप लाइक सॉरी you will find the water NaCl will start entering inside the descending part and the water will start coming out. descending part में हमेशा पानी निकल के बाहर आएगा, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे यूटर्न लेके आप आ गए इसके अंदर ascending part के अंदर, then you will find the NaCl will come out. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। Then you will find the Na and Cl ions will start coming out over here. So Na and Cl ions will start coming out once you find over here. You are in the ascending part. This is something which will help to maintain the high concentration in the medullary interstitium. इससे आप high concentration अपना यहाँ पे आप maintain कर सकते हो। This can be maintained over here, and that is going to be important. ये अगर आप maintain करो, then you can do everything यहाँ पे। So ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंड क्लियर टू गया ऑल ऑफ यू यहाँ पे, ठीक है। बताइए रंगोली क्या सवाल है आपका? सर यूरिया वाला समझ में नहीं आया। यूरिया वाला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यूरिया जो आपका होता है आपके कलेक्टिंग डक्ट में से आप थोड़ा सा यूरिया आप निकालते हो बाहर। इसको हम निकाल क्यों रहे हैं? इसको निकाल के हम इस स्पेस में यहाँ पे से क्यों रख रहे हैं? वी आर कीपिंग दिस यूरिया इन दैट पर्टिकुलर स्पेस ताकि आपके इस एरिया के अंदर आप मेंटेन कर सको एक हाई ऑस्मोलैरिटी या हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो यूरिया अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा निकाल रहे हैं ना, उसको हम बहुत लंबे टाइम के लिए यहाँ पे नहीं रखते हैं, उसको थोड़ा सा निकालते हैं एंड उसी यूरिया को हम वापस से लेके आते हैं हमारे असेंडिंग पार्ट के अंदर। तो क्या कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके मिडलरी इंटरस्टिशियम के अंदर यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी टेकन आउट बट दैट यूरिया नाउ विल एंटर इनसाइड द योर पर्टिकुलर असेंडिंग पार्ट ऑफ द हेनरीज लूप। सो दैट इज हाउ यू विल यूज द यूरिया। इस तरीके से आप यूरिया को इस्तेमाल करते हो कि आप मेंटेन कर रहे हो अपना यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन आपका। जिसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर आपने अच्छा कॉन्सेंट्रेशन पे मेंटेन किया हुआ है ना आपके ऑस्मोलैरिटी का, तो आपका वाटर निकलता रहेगा। द वाटर विल जस्ट कीप ऑन कमिंग आउट, और वही तो हम चाहते हैं। और ये सब जो आपका वाटर निकाला जा रहा है, इसे आप कहाँ पे लेके जाओगे? अल्टीमेटली यू विल ब्रिंग देम बैक इनटू द ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल आपकी यहाँ पे कौन सी है? वासरेक्टा। सो यूरिया को निकालने का पर्पस याद रखना है, आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द हाई ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे, जिससे आप वाटर को ज्यादा तरीके से आप यहाँ पे एब्सॉर्ब कर पाओगे। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। तो ये होगा आपका यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म। और आप कह सकते हो कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर यू कैन से दैट मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर you will have hyperosmolarity. जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपकी हो रही है हाइपर ऑस्मोलैरिटी, दैट मीन्स व्हाट कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट पे आप यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी आप मेंटेन कर रहे हो, लाइक यू हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी सीन ओवर देयर। और ये मेंटेन करना मेरे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जब तक ये मेंटेन हो रहा है तब तक आपकी काम यहाँ पे होगा। अगर ये मेंटेन आप नहीं कर रहे देन यू डोंट फाइंड थिंग्स वर्किंग ओवर हियर, सिंपल। तो ये एक बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो दिस। अब एक काम करते हैं, तो दिस समथिंग वी हैव डन। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन विच आर डिफिकल्ट वन। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी इफ आई एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। मिक्सचर हमने कर लिया, एडीएच वाली कहानी हमने देख ली थी। लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है
You have these 5 statements in front of you. Read the statement carefully and try to go for a correct statements. यहाँ पे कितनी इनमें से आपके यहाँ पे correct statement आपके यहाँ पे हो जाती है. Okay. मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ. स्टार्ट थोड़ा इनिशियल स्टार्ट आपको यहाँ पे देता हूँ. An excessive loss of body fluid from the body. Switch off the osmoreceptor आपके यहाँ पे. ये आपका स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि अगर आपके बॉडी में से पानी काफी ज्यादा निकल गया, समझो आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको स्वेटिंग होगा और उससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर से काफी पानी आपका निकल चुका है. अगर आपके बॉडी से काफी ज्यादा फ्लूइड या पानी अगर आपका निकल रहा है, अगर बॉडी के बाहर निकल रहा है, देन आपके जो रिसेप्टर होते हैं ना, जो बताते हैं कि अच्छा पानी कम हो गया तो चलो कुछ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, या हमें कुछ रिलीज करना पड़ेगा, वो रिसेप्टर हमारे यहाँ पे बंद हो जाएंगे. दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अस इन द स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 एक बार फिर हिंदी में बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से. अगर आपके बॉडी से फ्लूइड अगर निकल रहा है, देन आपके ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम होता है ये देखना कि अगर कोई बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो गया तो कुछ चीजों को इनिशिएट करें हम, ताकि हम फ्लूइड को बचा सकें. इनका यहाँ पे ये कहना है दैट अ रिसेप्टर विल, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, द रिसेप्टर विल गेट स्विच्ड ऑफ. वो आपका बंद हो जाएगा. ठीक है. नाउ ऑल द पीपल कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस. ट्राई करो, सोचो ध्यान से, and then see how that is going to work. चलिए डाययूरेसिस के भी बता देते हैं यहाँ पे. फॉर्मेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन. डाययूरेसिस simply means formation of high volume of urine. अगर आपको लग रहा है कि सर हम इस क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं, तो अटकोगे आप लोग, आपको अटकाना ही है. And then only you will become someone who can actually solve these kind of questions. So that's okay. There's nothing wrong in getting caught up in this question. ठीक है. डाययूरेसिस का मतलब आपका यहाँ पे होता है कि आप ज्यादा वॉल्यूम की आप यहाँ पे यूरिन बना रहे हो, राइट. क्या लिखा है आपके यहाँ पे? ADH facilitate the water reabsorption to prevent the diuresis. स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है. ठीक है. बताइए हिमानी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. आपको ये लग रहा है आपके यहाँ पे? आदित्य, सर ऑप्शन ए. नागेश, ऑप्शन ए. शौर्य एंड ध्रुव, ऑप्शन ए. एंड सोनाक्षी. ऑप्शन ए. सोनाक्षी, ओके, समवन हैज टू एक्सप्लेन मी. नैतिक एक काम करते हैं, नैतिक स्टेटमेंट समझाना चालू करो यहाँ पे. सो पहले बताओ आंसर क्या आपका यहाँ पे नैतिक? सर ऑप्शन ए. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट्स. एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ द ऑस्मोटिक रिसेप्टर. तो आपका ये कहना है कि ये स्टेटमेंट आपका सही है गलत है? सर गलत. तो ये गलत है आपके हिसाब से. नाउ यू हैव टू टेल मी नैतिक, रिसेप्टर बंद नहीं होता, रिसेप्टर ऑन होता है. तो रिसेप्टर ऑन रह गया वो तो जनरली करता क्या है? सर रिसेप्टर ADH प्रोड्यूस करता है. राइट. रिसेप्टर बेसिकली सिग्नल देगा कि आप ADH को आप रिलीज करो. ठीक है. प्रोड्यूस करना नहीं, बट यस वी कैन से दैट रिसेप्टर आपका ऑन होगा यहाँ पे, एंड देन इट विल कन्वे द सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड कि आप ADH को रिलीज करना वहां पे चालू करिए. सो दैट्स ट्रू. ये मेरा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. अब देखो, जब मुझे पता चल गया कि मेरा स्टेटमेंट ए मेरे यहाँ पे फॉल्स है, तो मेरे 2 ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए. बी भी निकल गया और डी भी निकल गया मेरे यहाँ पे, राइट. और पता है फिर क्या होता है यहाँ पे? इफ यू जस्ट सी दिस 2 ऑप्शन से आपके यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाते हैं. देन वी हैव BCD एंड CDE. आपको डिफरेंस सिर्फ किस में देखना है? आपको E और B के अंदर. यही 2 चीजों को आपको पढ़ना है यहाँ पर, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है, राइट. बट अभी हम क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे. ADH facilitates water reabsorption to prevent the diuresis. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. आपका ADH क्या करता है? प्रिवेंट करता है आपका हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन बनाने के इवेंट को. सो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द, इट इज गोइंग टू कंजर्व द वाटर एंड गोइंग टू एंश्योर दैट योर यूरिन फॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग इन अ वेरी हाई अमाउंट. तो ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. ये डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है. इसलिए तो हम इसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन. दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका यहाँ पे. राइट. देन यू हैव द ऑप्शन सी यहाँ पे. ANF causes vasodilation. क्या ये बात सही है गलत है? वैसे ही बता दो कोई भी. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू. Very true. Right. Then ADH causes increase in the blood pressure. क्या ये बात सही है गलत है? ट्रू. सही है. Someone has to tell me. Someone has to raise their hand and tell me that how this is true. How ADH can help to increase the blood pressure. बता सकते हो. इतना अगर आप चैप्टर समझ पा रहे हो, then ये भी आप बता सकते हो. But you have to tell me by raising your hand. How do you think that ADH can increase the blood pressure? बताओ ध्रुव.
सर जो ADH होता है वो करता है water reabsorption in DCT and Right. conducting duct. हाँ जब reabsorption हो से तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा. एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर आपके यहाँ पे. अगर आपका एडीएच आपका करता क्या, आपको याद रखना एडीएच विल एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, अगर आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, देन यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे इवन एब्जॉर्ब किया जाएगा. लाइक इफ एट ऑल दिस हैपेंस देन व्हाट विल हैपन, आपका ब्लड वॉल्यूम आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा. वही लॉजिक आप याद करो जो आपका एल्डोस्टेरोन कर रहा था, वही लॉजिक आपका यहाँ पे लेगा. आपका ब्लड वॉल्यूम आपके यहाँ पे होगा इंक्रीज. अगर आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन आई विल फाइंड माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. मेरा ब्लड प्रेशर मेरे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. तो आपका वही चीज जो हमने पहले देखी थी लाइक विद एल्डोस्टेरोन के साथ, वही चीज आपके यहाँ पे भी लागू होती है. पानी कैसे भी एब्जॉर्ब हो रहा हो, अगर आपका पानी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज, राइट. देन ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन द GFR. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है. ADH is responsible for decrease in the GFR. This is going to be false statement. बल्कि ये तो इंक्रीज करता है, डिक्रीज क्यों करेगा? ये तो इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है. मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट पे सवाल के अंदर अगर आपको 2-3 स्टेटमेंट अगर मालूम ना, आपको आंसर आपको मिल जाएगा. समटाइम यू डोंट इवन हैव टू नो ऑल द स्टेटमेंट्स, बट यस आपको स्टेटमेंट पढ़ना और समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस, राइट. अब मुझे आप लोग हैंड रेज करो और ऑनेस्टली बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में अटकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली गेट कॉट अप इन माय स्टेटमेंट बेस्ड सवाल? प्लीज रेज योर हैंड ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आप अपने से सच नहीं बोलोगे ना कि हाँ नहीं मैं नहीं अटकता, लाइक यू डोंट हैव टू गिव मी अ इंप्रेशन कि नहीं यार हमें तो आता है, राइट. अगर आप बताओगे देन ओनली यू कैन फिक्स दोस थिंग्स. एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग विद यू, बिकॉज अगले 1 साल के अंदर अगर आप नीट को लेके अल्ट्रा सीरियस हो, you will be solving a bulk of these kind of questions. ठीक है. So now let me just take a screenshot of this so that I can always remember. I have to make sure that you people are active in solving this kind of question जब मैं assignment share करूंगा. Because I'll tell you something, जितना जल्दी आप रिजॉल्व करना चालू करेंगे ना ये इशू अपने साथ, उतना आपके लिए बेटर होगा. एंड रिजॉल्व करने का एक ही तरीका आपको यहाँ पे आता है, when you solve these question in bulk, तभी आपके रिजॉल्व होगा. ठीक है. बिकॉज यार दीज आर द क्वेश्चन विच यू फाइंड इन एग्जाम. लेकिन एक बात याद रखना, जब आप ये क्वेश्चंस करना सॉल्व करोगे ना और जब ये होने लगेंगे आपसे, देन सिंपल क्वेश्चन तो विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू. यू वोंट इवन टेक मोर देन 30 seconds टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, ये ट्राई करते हैं. नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू गिव ए करेक्ट आंसर. करा जा सकता है, बिल्कुल ये ऑप्शन करा जा सकता है, बिकॉज आपने पढ़ चुके आप ये चैप्टर को. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर इन दिस. टेक योर टाइम. 2 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे. रागिनी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आपको लग रहा है. सचिन कपूर. ऑलराइट देन वी हैव इरम. बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी. सोनाक्षी. ऑप्शन डी. All right. By the way, Iram, you have missed last couple of lectures, so you cannot answer these questions unless you have gone through the lectures. Or else, अगर आपने स्कूल में बहुत thoroughly पढ़ा है तो, ठीक है. अगर आप ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहे हो इरम, आपका यहाँ पे, that's a completely incorrect answer because in the nephron, the descending loop of Henle is going to be permeable for water molecules. Impermeable वो नहीं होता है यहाँ पे. तो स्टेटमेंट 1 आपको यहाँ पे बहुत आसानी से आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा है आपको आंसर निकालने के लिए. In the nephron, the descending loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल false है. That's a completely false statement. ठीक है. अरे सॉरी वाली बात नहीं है. Try to understand. Giving a wrong answer is not a problem over here. But actually, you have to either you have gone through this chapter thoroughly, or you have to go to those lectures. I would like strongly recommend क्योंकि ये 2 lecture जो हमने आपके जो मिस किए ना, they are very those kind of lecture which you need to have a very strong understanding of. तो पढ़ लेना टाइम निकाल के, क्योंकि अभी आपको ब्रेक मिलेगा वैसे भी क्लासेस से. So make sure that you go through those lectures and then you can get back to me. You don't even have to get back to me. You have to solve those questions after that.
तब आपके यहाँ पे ग्रिप बन पाएगा. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. द प्रॉक्सिमल कॉलरेटेड ट्यूब्यूल is lined by a simple columnar brush border epithelium and increases the surface area of my reabsorption. So मुझे आप यहाँ पे ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है गलत है? गलत है. Someone has said गलत है. गलत क्यों है? अगर गलत है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है. exactly यहाँ पे मेरा आएगा यहाँ पे क्यूबॉइडल epithelium. So right, you will find in this is going to be incorrect one. यहाँ पे आपका आएगा cuboidal epithelium. So cuboidal epithelium is something I'll be finding over there. तो ये मेरे यहाँ पे जाएगा wrong statement. So पहला statement मेरे यहाँ पे false था और दूसरा statement मेरे यहाँ पे false हो जाएगा. It was supposed to be a cuboidal epithelium. यहाँ पे आपको देखोगे columnar epithelium. ये हमने देख चुके हैं हम लोग पहले भी ये बात को. So that is why I will find my option B over here becomes the correct answer. Both statement 1 and 2 are going to be false in this. पहला भी गलत है और मेरा दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाता है. ठीक है. सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जो कराया जा सकता था. कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन था नहीं यहाँ पे. ये करके बताओ. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द juxtamedullary nephron. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द juxtamedullary nephron. आपके यहाँ पे टेक योर टाइम, आराम से देख लो सवाल को एंड देन ट्राई टू गिव मी करेक्ट आंसर. क्या लग रहा है हर्षा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. रूपंजेल, सर ऑप्शन सी. हिमानी, सर ऑप्शन सी. ऑलराइट चलिए हम देखते हैं. सो लूप ऑफ हेनलीज ऑफ juxtamedullary nephron runs to the deep of the medulla. तो ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या कह रहे हैं? You have a juxtamedullary nephron are located in the column of Bertini. That's a false statement. ये आपका false है, बिल्कुल false है. Renal corpuscles of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla. ये बात भी आपके यहाँ पे false होती है. याद रखना, renal corpuscles कहाँ पे भी हो, चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हो या फिर आपके juxtamedullary नेफ्रॉन में हो, ये आपको हमेशा मिलेंगे कॉर्टेक्स के अंदर. That will be seen by cortex. Juxtamedullary nephron outnumber the cortical nephron. ये बात भी यहाँ पे false है. तो juxtamedullary nephron का नंबर कितना होता है? How much is the percentage of this nephron you get to see? 15%. 15%. And cortical nephron are going to be around your 85. 85. Right. चलो, so that's what we have done. ये भी कर सकते हो आप, आसान सवाल है. Take your time, read the question carefully and give me the correct answer. Nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on the relative position in the cortex and the medulla. Statement 1 है मेरा यहाँ पे. Then statement 2 मेरा यहाँ पे. Juxtamedullary nephron have a short loop of Henle's, whereas cortical nephron have a longer loop of the Henle's. अरे हैंड रेज कर लो. बताइए ना आगे, बोलिए. ऑप्शन बी. अक्षरा, ऑप्शन बी. मयंक, Option B. बैटमैन वाला भी अगर आप यहाँ पे कह रहे हो मुझे यहाँ पे एज आंसर, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. आप यहाँ पे नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, कॉर्टिकल एंड juxtamedullary नेफ्रॉन. ये आपका 2024 का सवाल था, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला. ये सारे PYQ है. देयर ऑल PYQ इन द 2022 से लेके 24 के इसके आपके PYQ है. Juxtamedullary nephron have a short loop of Henle's, whereas a cortical nephron have a longer loop of the Henle's. Right? ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है आपके यहाँ पे false. उल्टी बात बोल दी उन्होंने यहाँ पे. So that is why A is true and R is going to be false यहाँ पे. Which of the following would help in the prevention of diuresis? इनमें से कौन सी चीज diuresis होने से बचाएगी?
डायलिसिस का मतलब वापस बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ध्यान से करना, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अब यूरिन का वॉल्यूम लार्ज हो तो इससे हमें नुकसान होता है, फायदा नहीं होता, हमें ये नहीं चाहिए होता। सो बताओ हम इसे कैसे यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे? हाउ यू कैन प्रिवेंट द prevention of the of diuresis? How you can prevent the large urine formation? श्योर है, बताइए। सर ऑप्शन ए। ध्रुव, सर ऑप्शन बी। बी या डी? बैटमैन वाला सर। नैतिक, सर ऑप्शन बी। अजय कुमार, सर ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ माय एडीएच। अंडर सिक्रीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा इफ यू हैव अ लेस सिक्रीशन ऑफ माय एडीएच। ये यहाँ पे फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट। अगर आपको ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करना है, यू हैव टू डू द ओवर सिक्रीशन और यू हैव टू डू अप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ द एडीएच। सो ये मेरे यहाँ पे फॉल्स हो गया। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस वाटर फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। अगर मैं सोडियम आयंस और वाटर को रीअब्जॉर्ब करूंगा ना मेरे डीसीडी में से, तो इससे क्या होगा, मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर, मेरा पानी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर मेरा पानी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, देन अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे ज्यादा पानी यूरिन में नहीं बचाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर आई विल लॉस इन द यूरिन इज गोइंग टू बी लेस। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? एट्रियल न्यूट्रिएंट फैक्टर कॉजेज द वासोकंस्ट्रिक्शन। ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। यू नो दैट ये आपका हमेशा करेगा एएनएफ, वासोडायलेशन। डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेई सेल, इसका कोई रिलेशन है नहीं। जेई सेल तो ज्यादा आना चाहिए यहाँ पे, मतलब बेसिकली जेई सेल्स का सिक्रेशन रेनिन का ज्यादा करेंगे अगर आपको वाटर को रिजॉल्व करना है तो ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस, राइट? अब मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा 21 क्वेश्चंस का। अच्छा, पुराने असाइनमेंट की मैंने आंसर की शेयर कर दी है, बाकी है द लास्ट असाइनमेंट व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू। आई थिंक द आंसर की हैज टू बी शेयर्ड, आई गेस। राइट, आई थिंक बाकी रहेगी। सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद द आंसर की। बट एक नया असाइनमेंट अभी आपके सामने यहाँ पे आएगा। द नया असाइनमेंट विल बी बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर आपका खत्म नहीं हुआ है। द चैप्टर इज गोइंग टू बी लाइक द चैप्टर हैज स्टिल हैज अ क्वाइट अमाउंट ऑफ कंटेंट। बट मैं जो शेयर करूंगा ना क्वेश्चन, उसमें शायद एक दो क्वेश्चन हो जो बाहर के मतलब जो हमने कवर नहीं किया है, मतलब डिसऑर्डर के। But do the questions which we have covered. उतने करा सकते हो आप इसके अंदर. So I will get a simple assignment. Make sure the assignment will have 21 questions. अगर आपने इतनी चीजें आप पे समझ ली है, then you should be able to answer those questions, right? Okay, ये बताओ. Which of the following factor is responsible for formation of a concentrated urine? अगर मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे आपका concentrated urine आपके यहाँ पे, then कौन से factors will help me out to do that? फोकस इस पे करो. We have to make the concentrated urine आपके यहाँ. Take your time and then raise your hand. अक्षरा बताइए. ऑप्शन बी। मयंक, ऑप्शन बी। रूपंजेल एंड हिमानी. सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैंने यहाँ पे क्या कह रहा है? So we have to make a concentrated urine आपके यहाँ पे. So low level of ADH will not help. ADH तो आपको अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए, तब आप बना सकते हो अपने यहाँ पे concentrated urine. So that's a false statement. Right? Maintaining high osmolarity towards the inner medullary interstitium in the kidney, that seems to be a true statement. बाकी दो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. Secretion of erythropoietin by JGA cells, ये कोई सेंस नहीं करता, इसका कोई रिलेशन है नहीं. This will come and make the RBCs, so it will have no relation with the urine formation. Right? Hydrostatic pressure during the glomerular filtration, इससे भी नहीं होता. That does not help you to form the concentrated urine आपके यहाँ पे. So yes, option B becomes the correct answer in this.
अगर आप ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अगर आपसे ये सवाल हो पा रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन कि आपकी चीजें हो रही है. बट अगेन, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. ठीक है. सो ऑप्शन बी कम्स करेक्ट आंसर इन दिस. चलिए, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द डिसऑर्डर्स. ज्यादा तो शायद हम यहाँ पे कर ना पाए. लेट्स पिक अप सम ऑफ द डिसऑर्डर्स यहाँ पे एंड लेट्स ट्राई टू सी देम. You have a condition of your uremia. Simple language में uremia आपका तब होगा when you have a high concentration of the urea. If you have a high concentration of the urea in the blood, that is called as my uremia. अब आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो क्या कि बॉडी में कौन सी कंडीशन के अंदर आपको ये होते हुए आपको मिल सकता है? When I can find you have this kind of urea in the blood. बड़े ये इरम बोलिए. अगर हमें किडनी स्टोन होगा. किडनी स्टोन में यूरिया ज्यादा नहीं बढ़ता. किडनी स्टोन में दिक्कत नहीं आती. नागेश, यू टेल मी. सर समझ में वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो तो. नहीं, उसका कोई रिलेशन यहाँ पे है नहीं. लेट मी हेल्प यू आउट ऑन दिस. सी, if you have a high concentration of urea in the blood, that generally happen when you have a kidney failure. This happens when you have a kidney failure. So kidney failure अगर आपके यहाँ पे हो रहा हो ना, then you can find this thing can be seen, right? If you have inflammation in the glomerulus, if you have the inflammation in glomerulus, अगर आपके glomerulus में अगर आपको inflammation अगर आपका भी दिख रहा है, that can also create a condition कि आपका filtration यहाँ पे हो नहीं पाएगा, right? So because you have inflammation in the glomerulus, what will happen? There will be a lack of filtration. There will be a lack of filtration. अगर आपका filtration यहाँ पे कम हो रहा है, then आप मान लेना कि आपका यहाँ पे यूरिया का अमाउंट बढ़ेगा बॉडी के अंदर, right? So when you have a high amount of urea in the blood, that is a sign कि इधर आपकी किडनी काम नहीं कर रही. और you can have some condition like you have an inflammation of the glomerulus. कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से आपका किडनी आपका यहाँ पे यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही. And that is when you will say the person is suffering with uremia. तो अगर कोई केस आता है यूरेमिया का, then it can also happen कि यूरेमिया की वजह से like the person might have to go for some kind of transplantation, या फिर उसको आपको रखना पड़ सकता है हीमोडायलिसिस के ऊपर. तो अगर किसी को ये कंडीशन दिखता है, अगर आपको केस मिलता है यूरेमिया का, then it can have multiple reasons. आप सोचो अगर किसी का किडनी फेलियर यहाँ पे हो चुका है, then what they have to do? You have to go for the hemodialysis. हम बाद में देखेंगे. You have to go for a hemodialysis. This is what you have to undertake. जब आप हीमोडायलिसिस अपना यहाँ पे आप करोगे तो उससे क्या होगा? बेसिकली आप अपने ब्लड को फिल्टर कर रहे हो आर्टिफिशियल तरीके से. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज आर्टिफिशियल किडनी. We call it as a artificial kidney. ठीक है. सो आर्टिफिशियल किडनी की मदद से, राइट, बेसिकली वो आप बाद में देखोगे कैसे किया जाता है, बट यू विल टेक आउट द ब्लड ऑफ द पर्सन. उस ब्लड को आप करोगे यहाँ पे फिल्टर, और फिल्टर करके यू विल ब्रिंग दैट ब्लड बैक इनटू द सर्कुलेशन. दैट इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस. सो ये करा तब जाता है व्हेन यू हैव अ किडनी फेलियर. अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपकी एक किडनी काम करना बंद कर देती है, तब भी आपकी दूसरी किडनी 80% लोड तो संभाल लेगी. दो में से अगर आपकी एक किडनी काम नहीं कर रही ना, या डैमेज हो चुकी है, इवन देन द अदर किडनी विल टेक अप 80% ऑफ द लोड. मतलब 80% उसका लोड वो संभाल लेगी, मतलब वो काम कर लेगी. बट अगर दोनों किडनी अगर आपके डैमेज हो रही है, देन यू हैव टू गो फॉर अ हीमोडायलिसिस. अगर आपकी दोनों किडनी अगर आपकी काम नहीं कर रही, देन यू हैव टू गो फॉर द हीमोडायलिसिस. आपको कराना पड़ सकता है, और एल्स यू कैन लुक फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. आपने जानते हो आप ये कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ताकि एक फंक्शनल किडनी लगाई जा सके आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल फंक्शनिंग आपका चालू हो सके. So that is one thing you have to know in this. So kidney failure or inflammation of the glomerulus are some of the reasons. Because of that you can have a high uremia. और अगर आपका यूरिया कंटेंट ज्यादा है, if you are suffering with this,
then it will affect the normal metabolic pathways happening inside the body. आपके बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो भी आपके पाथवे रन किए जा रहे होते हैं वो आपके रन नहीं किए जा सकते व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन आपके यहाँ पे. ठीक है, आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि यूरिया में दिस वाज हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो क्यों रहा है. इधर यू हैव अ किडनी फेलियर और देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलस. Any of the thing will have an impact on the urea forming. It will impact the functioning of the kidney. So blood में मिलेगा आपका भर भर के यूरिया. ट्रीटमेंट अब क्या होता है? हीमोडायलिसिस और यू कैन गो फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. इट डिपेंड्स कितना सीवियर कंडीशन आपके यहाँ पे है. तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद. That's it. ठीक है, आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. That's यूरिया में आपको यहाँ पे. देन ये रेनल कैलकुली, एक ये कर लेते हैं. नैतिक आपका कुछ सवाल था क्या? नैतिक, अक्षरा. सर यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो आप एक बार दोबारा बता सकते हैं? यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपका अगर ब्लड के अंदर इफ यू हैपन टू सी हाई अमाउंट ऑफ यूरिया देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड माय यूरेमिया. सो अगर आपको एक केस मिलता है ऑफ अ पर्सन सफरिंग विद यूरेमिया, दैट मींस उसके ब्लड में यूरिया ज्यादा है. इसका मतलब ये होता है कि आपके मल्टीपल रीजन है जिसके वजह से आपका किडनी काम नहीं कर रहा, या किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. अब किडनी आपका कब काम नहीं कर रहा? इधर यू आर सफरिंग विद किडनी फेलियर, आपका किडनी डैमेज हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा. राइट, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. सेकंड कॉज आपका हो सकता है कि आपके ग्लोमेरुलस के अंदर हो गया चूंकि आपका इन्फ्लेमेशन. इफ दिस सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस देन दिस कैन आल्सो अफेक्ट द लैक ऑफ फिल्ट्रेशन. इससे क्या हो सकता है आपका कि फिल्ट्रेशन आपके यहाँ पे कम हो जाएगा. जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलस के अंदर तो फिल्ट्रेशन आपके यहाँ पे कम होगा. अगर वैसा होता है देन उसके वजह से भी यू कैन फाइंड हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड. अगर ये केस देखने के लिए जनरली किडनी फेलियर बहुत कॉमनली मिलता है देखने के लिए ऐसी कंडीशन में. अगर ऐसा होता है then the person has to undergo hemodialysis. वहां पे वो इस्तेमाल करेगा इस आर्टिफिशियल किडनी को और अपने यूरिया को बॉडी के बाहर निकालेगा. बेसिकली आप ब्लड को बाहर निकालते हो, यूरिया को अलग करते हो और ब्लड को वापस भेजते हो बॉडी के अंदर. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. डिपेंड करता है कि आपको कई बार ये महीने में 2 बार कराना पड़ सकता है, 3 बार कराना पड़ सकता है. डिपेंड्स ऑन द केस टू केस. और एल्स यू कैन गो फॉर द ट्रांसप्लांटेशन. कोई किडनी लेके आओ किसी की निकाल के और लगा लो अपने अंदर. Like that is what you can do, like either transplantation or hemodialysis. That's how urea is all about. Then you have a renal calculi. अगर आप हिमाचल से हो ना, आपने ये बात देखी होगी काफी कॉमनली दैट हिमाचल में किडनी स्टोन का इशू थोड़ा ज्यादा ही कॉमन होता है. होता है नहीं होता? बताओ मुझे. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. फैमिली में आपको दिखता है या पड़ोसी में या कहीं ना कहीं यू गेट टू सी दैट किडनी स्टोन फॉर्मेशन. One of the reason which we have seen over there having the kidney stone is going to be like you have a water which have a good amount of minerals वहाँ पे. वाटर का मिनरल कंटेंट काफी ज्यादा होता है. अब जो लोग हिमाचल से वो रिलेट कर पाएंगे एंड बिकॉज I've lived in हिमाचल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे आपको एक्वागार्ड लाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप नल में से डायरेक्ट पानी निकाल के पी सकते हो. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. वहां पे यू जस्ट ओपन द टैप, रोडवे का टैप लगा हुआ है, पानी ग्लास भरो, बॉटल भरो, यू कैन हैव अ वाटर. दैट्स व्हाट वी डू. ये एक्वागार्ड और ये सब यू गेट टू सी इन ऑल द मेजर सिटीज के अंदर, वो सब आपको मिलेगा देखने के. वहां पे इतना कुछ नहीं होता. सो यू कैन ड्रिंक द वाटर डायरेक्टली एंड इट विल हैव नो हार्म. द ओनली थिंग व्हिच हैपेंस ना कि अगर आप क्योंकि आप वहां पे ज्यादा टाइम वहां पे रहते हो लाइक 20 30 40 साल, सम टाइम यू विल फाइंड द मिनरल्स इन द वाटर कैन एक्चुअली एक्युमुलेट एंड कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन. दैट कैन बी सीन हैपनिंग. ओके, सो इसलिए वहां पे आपको किडनी स्टोन्स के इशू आपको काफी मिल जाता है. बट रेनल कैलकुली व्हिच इज कॉल्ड अ किडनी स्टोन, ये आपका बनाया जाता है या बन जाता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑक्सलेट सॉल्ट्स. आपके जो ऑक्सलेट सॉल्ट्स आपके यहाँ पे होते हैं ना, इनके एक्यूमुलेशन की वजह से आपके यहाँ पे किडनी स्टोन बनाया जाता है. अब ऑक्सलेट सॉल्ट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? आई कैन गिव वन एग्जांपल. वन ऑफ द वेजिटेबल्स टमाटो. टमाटो अगर आप खाते हो, इसके अंदर आपको ऑक्सलेट्स मिलते हैं. दे विल हैव द ऑक्सलेट्स. अगर आप टोमेटो ज्यादा कंज्यूम करो, देयर इज अ लाइवलीहुड दैट देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट्स, ऑक्सलेट सॉल्ट्स इनसाइड द किडनी. ये एक्यूमुलेट किया जा सकता है और फिर आपका किडनी स्टोन वहां पे आपको बन जाएगा. अब किडनी स्टोन अगर आपके यहाँ पे बनाया जाता है, दिस कैन बी फॉर्म इन द ब्लैडर और इन द यूरेटर.
यूरेटर में बन सकता है आपका, ये किडनी में बन सकता है, एक ब्लैडर में बन सकता है. सो इट कैन बी फाउंड एट मल्टीपल लोकेशंस. इधर किडनी में भी बन सकता है ये, ब्लैडर में भी बन सकता है और इन द यूरेटर के अंदर. एंड दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट पेनफुल. जनरली किडनी स्टोन, उसका जो पेन होता है वो थोड़ा एक अलग ही लेवल का होता है, राइट? So this kidney stone and the pain is going to be like quite painful when the bladder when the stone passes through the bladder. Now it is something which will give you a certain amount of pain, right? Okay. अभी हम इसको ज्यादा नहीं करते हैं यहाँ पे. अभी मुझे जिसमें आपको बताना ये that what will happen if the kidney stone stays in the bladder, and because of the kidney stone आपके क्या क्या complications आपके आ सकते हैं, right? So we'll see that separately अलग से. अभी के लिए याद रखो that you have a renal calculi. That simply means my kidney stone formation. और ये बनना क्यों जाता है जनरली आपको बनता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ माय ऑक्सलेट सॉल्ट्स. इनके वजह से आपका किडनी स्टोन आपके यहाँ पे बन सकता है. दिस सॉल्ट्स कैन एक्यूमुलेट इधर इन द किडनी और दे कैन फॉर्म द स्टोन इन द ब्लैडर और इन द यूरेटर के अंदर, राइट? तो डाइट मैटर करता है, डाइट आपका मैटर करता है यहाँ पे. और अगेन इफ यू वाटर हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल कंटेंट दैट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, वो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है आपका किडनी स्टोन बनाने के अंदर. बस ये बात आपको वीकली याद रखो, इतनी है आप यहाँ पे. अगले क्लास में हम इसके बियॉन्ड देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे. किडनी स्टोन से कैसे आपका ब्लड में यूरिन आ सकता है, विल ट्राई टू सी दैट एंड देन विल लुक इनटू समथिंग एल्स, राइट? आपको अपने एंड से एक ही चीज करनी जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, सॉल्व द असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी, ठीक है? ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. सो आज की क्लास में हमने हमारा कवर किया मैच्योरेशन, वी हैव डन द काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड वी हैव सीन सम क्वेश्चंस यहाँ पे. And I hope you see the questions again. जिनसे क्वेश्चन नहीं हो पाया एक बार फिर क्वेश्चन को जाके देखो, पढ़ो, सेम क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो. एंड देन वंस यू गेट दैट मूवमेंट ना कि आपको फील होता है कि अच्छा इसका आंसर इसलिए ये आ रहा है, दैट इज व्हेन यू हैव लर्न समथिंग, राइट? सो प्लीज डू दैट एंड हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? चलो लेट्स रैप दिस अप. इन दैट केस we'll catch you again after some time. Yeah, so we'll catch you after some time. कुछ भी अगर इशू आता है then please get back to me. And yeah, पढ़ो अच्छे से. Previously you will find on the sheet इधम वो आपको शीट में आपको मिल जाएगा. शीट के अंदर आपको लेक्चर्स, स्लाइड्स सब आपको मिल जाएगा, ठीक है? या चलो बाय बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, डू हैव फन, डू टेक केयर. मिलते हम लोग वापस से. बाय बाय सर. बाय बाय बाय.